हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस तरह है कि आज के हमारे टॉपिक का नाम है एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। ठीक है, कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की क्या एप्लीकेशंस हैं। इससे पहले मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एलिमेंट्स को हम तरतीब देते हैं किसके लिहाज से, उसके इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिहाज से। ठीक है, जैसा कि आपको अगर ये सीरीज़ नज़र आ रही हो तो ये सीरीज़ किसके लिहाज से बनी हुई है? ये रिडक्शन पोटेंशियल के लिहाज से बनी हुई है। तो इसमें आर्डर क्या कर रहा है? इंक्रीज़ कर रहा है। अगर आप यही सीरीज़ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिहाज से बनाने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? आपने साइंस को रिवर्स कर देना है और रिएक्शन को भी रिवर्स कर देना है आपने। ठीक है, क्या हो जाएगा फिर वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिहाज से सीरीज़ बन जाएगी। इसमें मैंने आपको एक बात और ही बताई थी कि शी से ऊपर जो भी एलिमेंट हैं उसका आपको रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव नज़र आएगा। अगर आपने इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मालूम करना है तो क्या करेंगे? साइन को ऑपोजिट कर देंगे। ठीक है, तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरीके से ये अगर आप शी के नीचे देखें, शी क्या है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है जिसकी पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है? ज़ीरो होती है, जिसे हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड के तौर पे मानते हैं। ठीक है, शी से नीचे जितने भी एलिमेंट हैं उनका रिडक्शन पोटेंशियल आपको पॉजिटिव नज़र आएगा। ठीक है, तो आपने जो है अगर इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है तो क्या काम करोगे? साइंस को रिवर्स कर दोगे, रिएक्शन को रिवर्स कर दोगे, रिएक्शन को रिवर्स कर दोगे। ठीक है, तो ये तो यहाँ रिडक्शन के लिहाज से बना हुआ है, तभी आपको इलेक्ट्रॉन क्या होते नज़र आ रहे हैं? ऐड होते नज़र आ रहे हैं। अगर ये ऑक्सीडेशन के लिहाज से बनी होती है सीरीज़ तो आपको इलेक्ट्रॉन निकलते नज़र आते, ये रिएक्शन रिवर्स नज़र आते आपको। ठीक है, फिर इसके अलावा मैंने आपको वहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का कंसेप्ट दिया था। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में मैंने आपको बताया होगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से एजेंट होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो वो ज़्यादातर उसमें ज़्यादातर नॉन मेटल्स आ जाती हैं। और जो हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो क्या होते हैं? वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं। ठीक है, और इसमें ज़्यादातर क्या आ जाती हैं? मेटल्स आ जाती हैं। अब हम आते हैं इसकी एप्लीकेशंस की तरफ। एप्लीकेशन में सबसे पहले है फिजिबिलिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। हमने ये देखना है कि क्या केमिकल रिएक्शन जो हम करवा रहे हैं ये फिजिबल भी है कि नहीं है। ठीक है, तो वो कहता है कॉपर जो है ना जिंक को ऑक्सीडाइज नहीं करवा सकता, जिंक को ऑक्सीडाइज नहीं करवा सकता। ठीक है, क्योंकि जिंक से पहले ही 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके होते हैं, तो हो सकता है उसका पिछला जो है ऑक्टेट मुकम्मल हो, वो स्टेबल हो। तो कॉपर जो है जिंक को ऑक्सीडाइज नहीं करवा सकता। इसकी एक वजह वो ये बता रहा है, कॉपर जो है जिंक के नीचे है। जैसा कि आपको यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में नज़र आ रहा होगा, कॉपर देखें नीचे है, जिंक ऊपर है। तो इस वजह से भी जो है क्या होता है, कॉपर जो है जिंक को ऑक्सीडाइज नहीं करवा सकता, उसमें से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकता। तो पहला रिएक्शन तो गलत है। कॉपर में से देखें उसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, 2 पॉजिटिव का चार्ज बना दिया। ठीक है, और यही 2 इलेक्ट्रॉन जिंक के आयन ने एक्सेप्ट कर लिए और जिंक बन गया न्यूट्रल। ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 प्रोटॉन हैं, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, न्यूट्रल जिंक बन जाएगा। इन दोनों की वैल्यू वहाँ पे लिखी होगी, कॉपर की वैल्यू भी लिखी होगी। कॉपर की वैल्यू कितनी है? ठीक है, यहाँ देखें पॉजिटिव 0.34 है, लेकिन देखें आपने यहाँ पे रिएक्शन क्या किया है? रिवर्स किया है। ठीक है, तो इस वजह से आपने साइन को नेगेटिव कर दिया। और जिंक की वैल्यू पहले से आपको मालूम है वो कितनी है? -0.76। तो ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है। उसकी वजह ये बता रहा है कि कॉपर जिंक के नीचे है, जिंक यहाँ पे आपको ऊपर नज़र आएगा और कॉपर नीचे नज़र आएगा। तो इस वजह से कॉपर जिंक को ऑक्सीडाइज नहीं करवा सकता, उसमें से इलेक्ट्रॉन को नहीं निकलवा सकता। ठीक है, तो उसकी सबसे बड़ी निशानी देखें, इन 2 वैल्यूज़ को आप ऐड कर दीजिएगा, आपके पास वैल्यू क्या आएगी? -1.10 वोल्ट आएगी। तो कहता है नेगेटिव साइन ही ये शो करता है कि ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है, रिएक्शन फिजिबल नहीं है। ठीक है, फिर हम आते हैं इसकी तरफ। वो कहता है जिंक कॉपर को जो है ऑक्सीडाइज कर सकता है, कॉपर में से इलेक्ट्रॉन निकलवा सकता है। उसकी सबसे बड़ी वजह जिंक ऊपर है और कॉपर जो है नीचे है। ठीक है,
अगर जिंक कॉपर को ऑक्सीडाइज करवा सकता है तो आपने क्या काम करना है, जिंक में से इलेक्ट्रॉन को निकाल देना है, जिंक में से इलेक्ट्रॉन को निकाल देना है। ठीक है, मतलब जिंक का आपने ऑक्सीडेशन रिएक्शन करना है, जिंक का आपने क्या करना है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे देखें वैल्यू रिवर्स हो जाएगी, क्या हो जाएगी 0.76। ठीक है, और कॉपर की आपको पहले से पता है कितनी है, 0.34 है। इन दो रिएक्शंस को आप ऐड करोगे, ठीक है, हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो हाई वोल्टेज आपको नज़र आ रहा है और पॉजिटिव में नज़र आ रहा है, तो कहता है ये रिएक्शन फिजिबल है कि जिंक को ऊपर रखो, कॉपर को नीचे रखो, जिंक का ऑक्सीडेशन रिएक्शन करवा दो और कॉपर का रिडक्शन रिएक्शन करा दो। ठीक है, तो कॉपर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा और ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, और जिंक किसका काम करेगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। तो जब तक वैल्यू नेगेटिव में आ रही है तो रिएक्शन फिजिबल नहीं है। इसका मतलब कॉपर जिंक को जो है ऑक्सीडाइज नहीं करवा सकता। ठीक है, और जब तक जो है हमारे पास रिएक्शन पॉजिटिव आ जाएगा तो वो रिएक्शन फिजिबल है। तो यहाँ पे इस केस में जिंक ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है। और ये एक बात याद रखें कि ये दो इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो जाएंगे। राइट साइड पे हमें कॉपर और जिंक आई नज़र आ रहा है तो हमने ये लिख दिया, बल्कि ये लेफ़्ट साइड है। ठीक है, और राइट साइड पे जो है आपने देखिए कॉपर आई नज़र आ रहा है और जिंक नज़र आ रहा है, तो आपने ऐसे ही लिख देना है। सेम यही रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन में हमने पढ़ा कि अगर तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो रिएक्शन फिजिबल नहीं होता, और अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए तो वो रिएक्शन फिजिबल होता है, मतलब वो रिएक्शन करवाना मुमकिन होता है। ठीक है, और हमने यहाँ पढ़ा कि कॉपर जिंक को ऑक्सीडाइज नहीं करवा सकता, जिंक में से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलवा सकता। ठीक है, चूँकि कॉपर जिंक के नीचे है, कॉपर जिंक ऊपर होगा, कॉपर नीचे होगा। फिर मैंने आपको बताया कि जिंक कॉपर को ऑक्सीडाइज करवा सकता है, चूँकि जिंक ऊपर है, जिंक क्या है, ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू आप देख रहे नहीं है, वैल्यूज़ को जब आप रिवर्स करोगे तो रिएक्शन को भी आपको रिवर्स करना पड़ेगा। फिर आगे हम आते हैं कि हम इससे किसी सेल का वोल्टेज मालूम कर सकते हैं, उसकी ईएमएफ मालूम कर सकते हैं। ईएमएफ कहते हैं हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को। ठीक है, अगर हम इसकी आसान ज़बान में इसकी डेफिनेशन करूँ तो वो है द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो वो फोर्स जो इलेक्ट्रॉन को मूव करने में मदद दे क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाती है। कहते हैं गैल्वानिक सेल में अगर हम गैल्वानिक सेल के लिहाज से देखें, गैल्वानिक सेल में मैंने बताया था कि एनोड पर नेगेटिव चार्ज होता है और कैथोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो कहता है कि इलेक्ट्रोड जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर होते हैं वो किसका काम करते हैं, एनोड का काम करते हैं। और ठीक है, और एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। अगर हम कॉपर जिंक की बात करें, देखें जिंक कहाँ है, ऊपर है, जिंक कहाँ है, ऊपर है। तो ये करेगा एनोड का काम। हमारे किसी भी सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड। तो ये जिंक काम करेगा एनोड का। ठीक है, और यहाँ पे होगा, ये करेगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, तो आपने इस रिएक्शन को रिवर्स कर देना है, जैसा कि ये रिवर्स किया हुआ है। एनोड पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। ठीक है, फिर कहता है द इलेक्ट्रोड ऑक्यूपाइंग अ लोअर पोजीशन इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज विल एक्ट एज कैथोड एंड रिडक्शन रिएक्शन टेक्स प्लेस। और ये देखें जो हमारे पास कॉपर है, कॉपर सीरीज में मतलब अगर आप देखें इसकी पोजीशन नीचे है। ठीक है, तो कहता है कि ये क्या काम करेगा, ये कैथोड का काम करेगा और ये रिडक्शन रिएक्शन करेगा। जिंक एनोड का काम करेगा चूँकि ये ऊपर है, कॉपर कैथोड का काम करेगा चूँकि ये नीचे है। ठीक है, और एनोड पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, आपने इस रिएक्शन को रिवर्स कर देना है, कैथोड वाला रिएक्शन वही का वही रहेगा। ठीक है, तो आपने चूँकि उस रिएक्शन को रिवर्स किया था तो उसकी वैल्यू भी रिवर्स होगी, तो आपने 0.76 वैल्यू लिख दी, कॉपर की वैल्यू 0.34 थी, दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, दोनों के एक तो हमने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दूसरा हमने रिडक्शन पोटेंशियल, दोनों को जमा किया, हमारे पास टोटल वोल्टेज निकल आया सेल का, ईएमएफ ऑफ द सेल निकल आई। तो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को यूज़ करते हुए, ठीक है, क्या कर सकते हैं,
हम सेल की ईएमएफ, सेल का वोल्टेज मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो गैल्वानिक सेल में मैंने आपको ये बताया कि जो सीरीज़ में एलिमेंट ऊपर होगा वो एनोड का काम करेगा, और जो एलिमेंट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में नीचे होगा वो कैथोड का काम करेगा। एनोड पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा और कैथोड पर रिडक्शन रिएक्शन होगा। वो अब आपने अपने हिसाब से देख लेना है कि अगर यहाँ पर रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है तो आपने इसको रिवर्स कर देना है फिर। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि एनोड पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है और कैथोड पर रिडक्शन रिएक्शन होता है। फिर हम आते हैं तीसरे स्टेप की तरफ कि हमने कंपैरिजन करना है मेटल्स का या नॉन मेटल्स का। ठीक है, कि ये ऑक्सीडाइज होंगी या रिड्यूस होंगी, मतलब इनकी रिएक्टिविटी हमने चेक करनी है। इनकी क्या करनी है, रिएक्टिविटी चेक करनी है। वो कहते हैं कि जिन मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा होता है उनमें उसमें जो है इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की सलाहियत कम होती है। ठीक है, जिनका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है, रिडक्शन से ही पता लग गया कि अगर वो रिड्यूस हो रहा है तो उसमें इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की सलाहियत क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन लूज़ होते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा उनकी रिएक्टिविटी भी उतनी ही कम होगी, चूँकि वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ कम कर रहे हैं। तो आपने यहाँ पे इन्वर्स रिलेशनशिप याद रखना है। अब यहाँ पे हम इसको एग्जांपल समझते हैं। देखें, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, लिथियम, कहता है ये हाईली रिएक्टिव हैं, चूँकि इनकी वैल्यू क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बहुत कम है। तो जिनकी वैल्यू कम होगी वो हाईली रिएक्टिव, और जिनकी वैल्यू ज़्यादा होगी वो लीस्ट रिएक्टिव। रिडक्शन पोटेंशियल के लिहाज से बात की जा रही है। ठीक है, जैसा कि हम यहाँ से एग्जांपल देख लेते हैं कि रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पोटाशियम की जो है हमें नज़र आ रही है 0.29। ठीक है, तो ये वैल्यू बज़ाहिर जो है आपको कम नज़र आ रही है। ठीक है, चाहे इसकी वैल्यू आपको कम नज़र आ रही है, चाहे आपको पोटाशियम की वैल्यू कम नज़र आ रही है। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आपको कम नज़र आ रही है, मगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो इनका ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की सलाहियत ज़्यादा होगी, इस वजह से इनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। बात समझ आई? तो आपने उल्ट बात करनी है, अगर रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो रिएक्टिविटी ज़्यादा है। ठीक है, अगर रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है तो रिएक्टिविटी कम है। ठीक है, इसे देखें, कहता है क्वीनेज मेटल जो होते हैं, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये वैसे भी इनर्ट होती हैं। ठीक है, तो कहता है इनकी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है। इसे हम यहाँ पे देख लेते हैं, कॉपर की वैल्यू देख लेते हैं या सिल्वर की वैल्यू देख लेते हैं। यहाँ पे देखें, सिल्वर की वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, इसका मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की सलाहियत कम होगी। ठीक है, तो इनकी रिएक्टिविटी भी कम होगी। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा उसकी रिएक्टिविटी कम। इनवर्स रिलेशनशिप आपने याद रखना है, एक चीज़ ज़्यादा दूसरी चीज़ कम। इस तरह कहता है कि जी कुछ मेटल्स हैं जैसा कि लेड है, निकल है, टिन है, कोबाल्ट है, कैडमियम है, कहता है ये शी के करीब हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास देखें, शी हमारे पास कहाँ है, ये शी है, लेड इसके करीब है, निकल इसके करीब है। तो कहता है ये स्लोली या मॉडरेटली जो है रिएक्शन करेंगे, और ये क्या काम करेंगे, हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करेंगे, खारिज करेंगे। जब ये रिएक्शन में हिस्सा लेंगे तो क्या काम करेंगे, ये हाइड्रोजन गैस को निकाल देंगे। फिर हम आते हैं कि रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स, कि जब ये जारी बात है एसिड के साथ रिएक्शन होगा तो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी, क्योंकि एसिड की निशानी ही हाइड्रोजन है। ठीक है, जो सबसे बड़ी निशानी है एसिड की है वो क्या है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के साथ जब ये मेटल्स रिएक्शन करेंगी तो क्या करेंगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करेंगी। तो पहले तो हमें रिएक्टिविटी के लिहाज से देखा कि कौन सी चीज़ें ज़्यादा रिएक्टिव हैं, कौन सी चीज़ें कम रिएक्टिव हैं। तो उसमें हमने कहा कि इन्वर्स रिलेशनशिप है कि अगर रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो रिएक्टिविटी कम होगी, और अगर रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा तो रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होने का मतलब
उसके इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की शर्त कम होगी, और जितना इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की शर्त कम होती जाएगी रिएक्टिविटी भी कम होती जाएगी। ठीक है, यहाँ पे भी रिवर्स रिलेशनशिप है, इसमें भी वो सेम ही बात कर रहा है कि अगर हमारा जो रिडक्शन पोटेंशियल मेटल का ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के अंदर लूज़ एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की शर्त कम हो जाती है और पॉजिटिव आयन कम से कम बनते हैं। और हमने पीछे पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन के लूज़ करने से पॉजिटिव आयन ही बनते हैं। आप रिडॉक्स पोटेंशियल वाले रिएक्शन उठा के देखिएगा, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखिएगा, वहाँ पर क्या है, जब इलेक्ट्रॉन लूज़ होता है तो पॉजिटिव चार्ज बनता है, पॉजिटिव चार्ज वाले आयन बनते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि जी, तो इसकी वजह से कहता है कि जी क्या होता है, हाइड्रोजन गैस भी कम से कम लिबरेट करती है, खारिज करती है, मतलब रिएक्टिविटी कम हो जाती है। तो देखें, हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में वो क्या कह रहा है कि मेटल्स लाइक गोल्ड, प्लाटिनम, सिल्वर, कॉपर हैव सफिशिएंटली हाई वैल्यू और रिडक्शन पोटेंशियल एंड डू नॉट लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। ऐसा कहने का मतलब ये है कि जो प्लाटिनम और सिल्वर वगैरह हैं, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है। जैसा कि आपको यहाँ सिल्वर का नज़र भी आ रहा होगा, पॉजिटिव में है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चूँकि ज़्यादा होता है तो इनकी रिएक्टिविटी कम होगी, और रिएक्टिविटी कम होगी तो ये कम से कम एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे, और जब ये कम से कम एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या करेंगे, ये कम से कम हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेंगे। इस तरह कुछ मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है तो इसका मतलब उनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है। जब रिएक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी तो हाइड्रोजन तो एसिड मेटल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्शन करेगा। जब एसिड मेटल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्शन करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी। ये उसने एग्जांपल दी है। जिंक, कॉपर और जो है ये जो हमारे पास मैग्नीशियम है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो रिएक्टिविटी ज़्यादा तो मेटल एसिड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्शन करेगी। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस ज़्यादा से ज़्यादा लिबरेट होगी। बात सिर्फ इतनी है इन दो हेडिंग्स में कि आपने इन्वर्स रिलेशनशिप याद रखना है। ठीक है, अब हम आते हैं फिफ्थ हेडिंग की तरफ, जिसमें क्या है कि मेटल क्या काम करती हैं। एक मेटल दूसरी मेटल को डिस्प्लेस कर देती है वहाँ, और मतलब उसकी जगह ले लेती है। ठीक है, अभी मैं इसको एग्जांपल समझाता हूँ। एक मेटल दूसरी मेटल की जगह कब लेगी, अगर वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में ऊपर होगी दूसरी मेटल के मुकाबले में। जैसा कि वो कहते हैं कि कॉपर जो है, आयरन जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, मतलब यहाँ से कॉपर हट जाएगा, यहाँ आयरन आ जाएगा। कब डिस्प्लेस कर सकेगा, अगर आयरन कॉपर के ऊपर होगा। अगर हम यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या आयरन कॉपर के ऊपर है, ये देखिए, ये आयरन है और ये कॉपर है। ठीक है, तो आयरन कॉपर के ऊपर है तो जो एलिमेंट ऊपर होगा वो दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है, तो आयरन कॉपर की जगह ले सकता है। लेकिन कहता है जिंक जो है मैग्नीशियम की जगह नहीं ले सकता। इसकी वजह शायद ये होगी, हम देख लेते हैं कि जिंक कॉपर के नीचे होगा, जिंक मैग्नीशियम के नीचे होगा। ये देखें, जिंक मैग्नीशियम के नीचे है। अगर जिंक मैग्नीशियम के ऊपर होता तो ये मैग्नीशियम को डिस्प्लेस कर देता। ठीक है, लेकिन चूँकि जिंक मैग्नीशियम के नीचे है, इस वजह से ये जो है मैग्नीशियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है। तो कहता है पॉसिबिलिटी टू, लास्ट हेडिंग हमारे पास आ रही है, पॉसिबिलिटी टू एक्ट एज एनोड और कैथोड। कहता है जिनका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो एनोड का काम करेंगे। ठीक है, और जिनका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो किसका काम करेंगे, वो कैथोड का काम करेंगे। जैसा कि आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर आपको सारी वैल्यू नेगेटिव में नज़र आ रही हैं। ठीक है, तो ये एनोड का काम करेंगे, और यहाँ पर सारी वैल्यू आपको किसकी नज़र आ रही है, पॉजिटिव की वैल्यू नज़र आ रही हैं। तो ये सबका किसका काम करेंगे, ये हमारे पास कैथोड का काम करेंगे। ठीक है, तो जिसकी वैल्यू कम वो एनोड का काम करेगा, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा वो कैथोड का काम करेगा। जैसा कि इसने यहाँ पे ये बताया है कि कॉपर की जो है वैल्यू कम है, ठीक है, सिल्वर के मुकाबले में।
सिल्वर के मुकाबले में। तो कॉपर की वैल्यू जो कि कम है, तो ये किसका काम करेगा, रिडक्शन, ये एनोड का काम करेगा। ठीक है, तो कॉपर ने हमारे पास एनोड का काम करना है और सिल्वर ने किसका काम करना है, कैथोड का काम करना है, जो कि इसकी वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, देखें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हम रिएक्शन की फिजिबिलिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है, वोल्टेज है, अगर वो नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब रिएक्शन करवाना मुमकिन नहीं, और अगर जो है इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल पॉजिटिव आ जाए तो इसका मतलब क्या है, रिएक्शन करवाना फिजिबल है, मुमकिन है। इसी तरीके से हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को यूज़ करते हुए किसी सेल का वोल्टेज या ईएमएफ मालूम कर सकते हैं। ठीक है, फिर जो है मैंने आपको कहा था कि थर्ड और फोर्थ हेडिंग में आपने क्या काम करना है, इन्वर्स रिलेशनशिप याद रखना है कि अगर रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो रिएक्टिविटी कम होगी। ठीक है, इस तरह अगर रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा तो रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो हम मेटल्स की रिएक्टिविटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ से। इसी तरीके से फोर्थ हेडिंग में भी जो है आपने इन्वर्स रिलेशनशिप याद रखना है, वहाँ से हमें ये अंदाज़ा होगा कि कौन सी मेटल हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करेगी और कौन सी मेटल हाइड्रोजन गैस रिलीज़ नहीं करेगी। ठीक है, सेम थर्ड हेडिंग वाला कंसेप्ट है। फिर मैंने आपको फिफ्थ हेडिंग में ये बताया कि आपने ये पता लगाना है कि क्या एक मेटल दूसरी मेटल को डिस्प्लेस करेगी या नहीं करेगी। ठीक है, जिस तरह आयरन कॉपर से ऊपर है तो आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर सकती है, कॉपर की जगह ले सकती है, लेकिन जिंक मैग्नीशियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि जिंक मैग्नीशियम के नीचे है। फिर मैंने आपको बताया कि कौन सा जो है इलेक्ट्रोड एनोड का काम करेगा, कौन सा इलेक्ट्रोड कैथोड का काम करेगा। तो जिस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कम होगा वो एनोड का काम करेगा, रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा, ठीक है, वो एनोड का काम करेगा, और जिस इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो किसका काम करेगा, वो हमारे पास कैथोड का काम करेगा। जैसा कि आप यहाँ देख लें, कॉपर का जो इलेक्ट्रो पोटेंशियल है वो क्या है, कम है, तो ये एनोड का काम करेगा, और सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, ज़्यादा है, इस वजह से ये किसका काम करेगा, ये कैथोड का काम करेगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको इसकी एप्लीकेशन भी समझ आ चुकी होंगी।